हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो और आज का टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ। आज मैं आपको कूलॉम्स लॉ के ऊपर एक एक चीज़ बताऊंगा इन डिटेल और लास्ट में हम करेंगे बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना सारा भी कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ बोर्ड्स में जितने सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए पेन और कॉपी निकालो और शुरू करो नोट बनाना। हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट करने का क्या मतलब है? लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करती हैं। पर हमें ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच जो फोर्स होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कितना होगा फोर्स। तो ये नॉलेज कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये बहुत अधूरा सा नॉलेज है। हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जिससे हम उन दोनों के बीच फोर्स को एग्जैक्टली कितना होता है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये कैलकुलेट कर सकें। तो ये बताता हमें कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है, इंटरैक्टिव फोर्स, इसको हम Q1 मान के चलते हैं, इसको हम Q2 मान के चलते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हमें ये बताता है कि इन दोनों के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों का जो चार्ज है उसका जो प्रोडक्ट है उससे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर से। कूलॉम्स लॉ में बताता है कि इन दोनों के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। समझ में आता है क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कांस्टेंट रख के इस चार्ज को बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर आप इस चार्ज को कांस्टेंट रख के इस चार्ज को बढ़ाओ तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मस्ट डिपेंड ऑन दी चार्जेस इटसेल्फ, क्योंकि चार्ज जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। और क्या? डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स मतलब उल्टा, यानी हम अगर दो चार्ज को दूर दूर रखें तो फोर्स कम होगा और जब हम पास पास रखें तो फोर्स ज़्यादा होगा। अगर चार्जेस को हम दूर ले जाएं तो फोर्स कम, चार्ज को पास ले आएं तो फोर्स ज़्यादा। इसको बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और कैसे कैसे चेंज होगा? मान लो कि जब डिस्टेंस है r तो फोर्स है F। अगर हम डिस्टेंस को 2r कर दें तो फोर्स 2r यानी डबल किया है तो डबल का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स जो डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इन्वर्स, स्क्वायर के साथ इन्वर्स, देखो एक हो सकता है 1/r के साथ प्रोपोर्शनल, 1/r स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल, 1/r क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल, ऐसा बहुत सारा रिलेशन हो सकता है। पर है कौन सा? एग्जैक्टली ये वाला। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, सॉरी। तो इन्वर्स क्या? स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी डबल किया है तो डबल का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो फोर्स जो है 4 टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि इसको हमने बढ़ाया है तो फोर्स घटना चाहिए और इन्वर्स का स्क्वायर के साथ घटना चाहिए। ठीक है, अगर हम फोर्स कर दे 3r तो फोर्स हो जाए, सॉरी, अगर हम डिस्टेंस कर दे 3r तो फोर्स हो जाएगा F/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ये है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, बहुत ही सिंपल है। तो फोर्स जो होता है, इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, क्या होगा? नंबर 1 Q1 इंटू Q2 के साथ प्रोपोर्शनल होगा। दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, यानी कोई एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको फिक्स रख के इसको बढ़ाने से भी फोर्स बढ़ जाएगा और इसको फिक्स रख के इसको अगर बढ़ाएं तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, यानी दोनों के साथ प्रोपोर्शनली, यानी दोनों का प्रोडक्ट इसलिए लिया गया है। और फोर्स क्या है? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r का स्क्वायर।
ठीक है, दोनों मिल गया। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल होती है तो दोनों के बीच एक कांस्टेंट आ जाता है। आर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी यूनिट्स। इसको थोड़ा समझा देते हैं थोड़ा सा। फोर्स, जब भी दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल होती है, देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत सिंपल है बहुत इजी है। जब भी हमने देखा है कि जब भी कोई क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि एक्स का और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब है अगर एक्स को दुगना किया जाए तो वाई भी डबल हो जाएगा। एक्स को अगर 5 टाइम्स कर दें तो वाई भी 5 टाइम्स, एक्स को अगर 10 गुना बढ़ा दे तो वाई भी 10 गुना बढ़ जाएगा, एक्स को अगर 10 गुना घटा दे तो भी वाई 10 गुना घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का अगर हम कभी भी रेशियो निकालें, किसी भी वक्त, कभी किसी भी मोमेंट पे अगर एक्स और वाई का रेशियो निकालें तो हर बार सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि अभी रेशियो है एक्स बाई वाई, फिर एक्स को दुगना कर दो तो वाई भी दुगना हो जाएगा, फिर से रेशियो एक्स बाई वाई, एक्स को 3 गुना कर दो तो वाई भी 3 गुना हो जाएगा, फिर से रेशियो एक्स बाई वाई। यानी कितना भी हमको एक्स और वाई को चेंज करें, अगर दो क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो k है तो x इंटू क्या होगा, के वाई होगा। यानी जब दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होगा तो बीच में कांस्टेंट आ जाएगा जो होगा दोनों का रेशियो। ठीक है, तो यहां भी वैसा ही हुआ, दोनों दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है। मान लो कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, x है और y। तो प्रोपोर्शनल तो बीच में कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला जाता है इसको। और दोनों का जो रेशियो होता है x बाई वाई का जो कांस्टेंट आता है, जो रेशियो का वैल्यू होता है, डिपेंड करता है इसका यूनिट और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू के ऊपर। किसी एक मोमेंट पे इसका और इसका क्या वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया है, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डिपेंड करेगा कौन से यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं और कौन सी यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। अगर आप यूनिट्स बदल दो तो दोनों का वैल्यू भी बदल जाएगा और कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा। यानी कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का क्या यूनिट है। यूनिट को चेंज करने से वैल्यू चेंज हो गया, कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे इस k का वैल्यू डिपेंड करेगा Q1, Q2, R, F, इन सारे चीजों का यूनिट के ऊपर, क्या यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स, एंड k का वैल्यू और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। k का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, k का वैल्यू डिपेंड करता है एंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। k का वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो ये जो दो चार्ज हमने लिया है, दो चार्ज के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा, अगर ये दो चार्ज हो तो इंटरैक्टिव फोर्स कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में है। जैसे कि मैंने अभी एयर में रखा है, या फिर इसका वैक्यूम भी बोल सकते हो। अगर इसी दो चार्ज को इसी डिस्टेंस में अगर मैं पानी में लेके जाऊं, पानी में डुबा दूं, तो जो पहले फोर्स था वो फोर्स नहीं रहेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी दो चार्ज यही डिस्टेंस में अगर मैं इसको पानी में डुबा दूं तो फोर्स वो नहीं रहेगा जो पहले था, क्योंकि जो इंटरैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये फोर्स को मीडियम क्या करता है, ऑपोज करता है। हर मीडियम मतलब किस जगह पे उसको रखा गया है। पानी में रखा जाए तो पानी हो जाएगा मीडियम, वैक्यूम में रखा जाएगा तो वैक्यूम हो जाएगा, एयर भी बोल सकते हैं हम उसको, ग्लास में रखे तो वो भी एक मीडियम कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम इस फोर्स को ऑपोज करता है, मीडियम चाहता है कि फोर्स घट जाए। तो हर, जैसे कि
एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि ये वैक्यूम है, यहाँ पे Q1 है और एक Q2 है और डिस्टेंस है R, ये है वैक्यूम। और इसी दो चार्ज को मैंने फिर से मैं लेके जाऊंगा पानी में और सेम डिस्टेंस पे रखूंगा वाटर। देखो बच्चों, चार्ज भी सेम है Q1 Q2 और डिस्टेंस भी सेम है R। तो फोर्स क्या होना चाहिए था? सेम। पर एक्चुअल में, इन रियलिटी, फोर्स वैक्यूम में और वाटर में अलग अलग आता है। तीसरा अगर मीडियम ले ले तो भी उसमें अलग आएगा। देखो Q1 सेम, Q1 Q2 R R, यानी कि दो चार्ज सेम डिस्टेंस पे, एक बार वैक्यूम एक बार वाटर में, पर फोर्स अलग अलग आएगा। ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है क्योंकि मीडियम फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मतलब ऑपोज करता है। हर मीडियम उसको अलग अलग तरह से अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साउंड का स्पीड गैस में एक, लिक्विड में एक और सॉलिड में एक। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और एयर में उससे और थोड़ा कम। यानी स्पीड, जो साउंड का स्पीड है उसको मीडियम अफेक्ट करता है। ठीक उसी तरीके लाइट का जो स्पीड है उसको भी मीडियम अफेक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको मीडियम क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक्चुअल में फोर्स सेम आना चाहिए था पर फोर्स सेम नहीं आएगा। अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? F वैक्यूम के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F वाटर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि दोनों में Q1 Q2 भी सेम है, R भी सेम है। अगर ये दो, ये और ये सेम है, अगर ये और ये सेम ना हो तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, पर फोर्स अलग अलग है। तो राइट हैंड साइड में कौन अलग होना चाहिए? K अलग होना चाहिए। अगर फोर्स बदल जाए, दोनों अलग हो, तो राइट हैंड साइड में एक क्वांटिटी बदलना चाहिए, यानी K अलग अलग होगा। यानी जैसे ही आप मीडियम को बदलोगे तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। K का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी K डिपेंड्स ऑन मीडियम, K डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, देखो K किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर हिस्टोरिकल रीजंस K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस साइन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वैक्यूम में इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये परमिटिविटी हर मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रेजिस्ट करता है। उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और वो हमें कांस्टेंट के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली में कैसे लिखा जाएगा? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाएगा? फाइनली ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ का फाइनल फॉर्म। देखो तो परमिटिविटी जिसका ज्यादा है उस मीडियम में फोर्स कम होगा, परमिटिविटी जिस मीडियम में कम होगा उसमें फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो ये यहाँ पे कूलम्स लॉ क्या होता है? यहाँ पे कूलम्स लॉ आके खत्म होता है। ये कूलम्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। तो अगर हम समराइज करें तो क्या होगा? कूलम्स लॉ में क्या बताता है? कूलम्स लॉ नंबर 1 हमें बताता है कि जो फोर्स होगा वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो इंटरेक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम हो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम, बहुत दूर दूर है तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, पास पास तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा।
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना दूर जाता है वो घटता जाता है, उसका स्ट्रेंथ। जैसे आप लाइट जलाते हो जब, तो जितना हम दूर जाएंगे लाइट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी कम होता जाएगा, यानी लाइट का जो पावर है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? और एक चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। कूलॉम्स लॉ हमें ये 3 चीज बताता है, ठीक है। और एक बात कूलॉम्स लॉ बताता है कि फोर्स विल एक्ट along the line joining the centers। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इन दोनों का जो सेंटर को अगर हम जोड़ें तो जो लाइन बनेगा इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। इसको हम बोलेंगे F on 2/1 और इसको हम बोलेंगे F on 1/2। ये क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल टू -F/1, ठीक है। तो कूलम लॉ हमें बताता है कि फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? इन दोनों का सेंटर को जोड़ने से जो लाइन मिलेगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है कूलम्स लॉ एंड दिस इज कूलम्स लॉज फॉर्मूला। आप ये पूरा चीज लिख लो। यहाँ पे मैं एक थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो परमिटिविटी है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि मीडियम फोर्स को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको जस्ट आपको अभी याद रखना है और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना कि ये एक्चुअली में क्या है और थोड़ा डिटेल में होगा। वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम का भी एक चीज़ डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप चाहते तो इसको लिख लो, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ओके। चलो चलो एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ले हम दोनों यानी मैं और आप। बहुत सारा चीज़ है इस टॉपिक में, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। थोड़ा समझ के पढ़ो, इससे क्या होगा? इंटरेस्ट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ओके। देखो अगला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ के क्या मतलब है? लिमिटेशन, किसी भी चीज का लिमिटेशन मतलब वो कब कहां तक ठीक है, मतलब उसका लिमिटेशन, उसका लिमिट क्या है, यानी वो कहां तक ठीक है, उसको हम कहां अप्लाई कर सकते हैं और कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस का मतलब कहां अप्लाई कर सकते हैं और कहां अप्लाई नहीं कर सकते। तो कूलॉम्स लॉ बताता है कि कूलॉम्स लॉ इज ट्रू फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो पॉइंट चार्ज क्या है। कूलॉम्स लॉ को हम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो ही हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, Q1 Q2। देखो पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट का फिक्स्ड कोई डेफिनेशन नहीं है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट को ऐसे बोला जाता है मैथमेटिक्स में, विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, यानी जिसका लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। अब सोचो ऐसा कोई चीज क्या पॉसिबल है जिसका ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो? नहीं पॉसिबल है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा स्पेस में। एनीवे, पॉइंट यानी एक बहुत छोटा सा स्पेस, बहुत ही छोटा सा, जहां पे सारा चार्ज उसका कॉन्सेंट्रेटेड है। उस छोटे से जगह में उसका पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटे से स्पेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। याद रखना, पॉइंट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट चार्ज यानी है बहुत छोटा सा जिसमें सारा चार्ज फैला ना हो, उसको हम एक ऑब्जेक्ट मान के चलें, उसको हम तोड़ के अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना कर सकते, ऐसा चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। या तो ये, तो यहाँ पे सवाल उठता है क्या बड़ा चार्ज के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर बड़ा चार्ज बहुत दूर दूर हो। अगर बड़ा चार्ज यानी फैला हुआ चार्ज, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्ज फैला है पूरा मान लो, और इसमें भी चार्ज फैला है, तो इन दोनों के लिए क्या मैं कूलम्स लॉ का अप्लाई नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं।
कैसे कर सकता हूं? अगर ये दो चार्ज बहुत दूर दूर हो, बहुत दूर, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। कैसे? देखो देखो, जो स्टार्स है कितना बड़ा है, सन से भी बहुत ज्यादा बड़ा, पर वो नजर आता है एकदम रत्ती भर, एकदम मतलब रेत के दाने जैसा छोटा सा नजर आता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आता है, क्योंकि वो बहुत दूर है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर जाता है तो हमें छोटा सा नजर आता है। यानी अगर चार्ज का साइज डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा हो, या फिर उल्टा करके कहें तो डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो साइज के मुकाबले बहुत बड़ा हो, साइज के मुकाबले डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा हो तो हम उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर चार्ज फैला हुआ हो और पास पास हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ओके। यानी एक जगह से अगर Q1 से खड़े होकर Q2 को देखो तो वो छोटा सा नजर आएगा, अगर Q2 से खड़े होकर Q1 को देखो तो पॉइंट जैसा नजर आएगा। कहने का मतलब है ये। 2 नंबर, अगर when charges are fixed तब अप्लाई कर सकते हैं, when charges are fixed। दो चार्ज क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। देखो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक्स मतलब स्थिर। अगर दो चार्ज स्थिर हो, फिक्स्ड हो अपनी जगह पे, मतलब फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ऐसे तो सब कुछ मूव कर रहा है, जैसे अर्थ मूव कर रहा है, पूरा गैलेक्सी मूव कर रहा है, ऐसे नहीं। इसके हिसाब से कोई भी फिक्स नहीं है, मतलब रेस्ट में नहीं है, पर फ्रेम के हिसाब से अगर वो रेस्ट में हो तो हम उसको रेस्ट में बोल सकते हैं, फिक्स। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है या दो चार्ज मूव कर रहा है तब हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब वो मोशन में होता है तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक फोर्स। दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। इसीलिए हम कूलम्ब्स लॉ को तब अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब दो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस है, वैलिड और नॉट वैलिड में क्या आएगा? नॉट वैलिड में क्या आएगा? एलाबोरेट चार्ज यानी फैला हुआ चार्ज, और क्लोज, जब वो क्लोज है, एलाबोरेट क्लोज चार्जेस मतलब पास पास है, तब अप्लाई नहीं कर सकते। और मोशन, जब मोशन में हो तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इन दो केस में हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको लिख लो, जब पॉइंट पूछ सकता है, कभी कहीं भी दे सकता है क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है कि कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप ये लिख लो, पॉज करके मिटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? मान लो कि एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यह है Q2। अच्छा, इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या होगा अगर यहाँ पे एक तीसरा चार्ज हो Q3, तो क्या होगा? यह है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो क्या होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स होगा हर एक फोर्स का वेक्टर सम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स होगा, हर एक चार्ज द्वारा उसके ऊपर जो जो फोर्स है, हर एक चार्ज द्वारा उसके ऊपर जो जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट। सुपरपोजिशन का मतलब है एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाना, मतलब एक फोर्स है उसके ऊपर और एक फोर्स आ गया, उसके ऊपर और एक फोर्स आ गया, उसके ऊपर और एक फोर्स आ गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो
ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक उसी तरीके से और एक चार्ज है, अगर मान लो यहाँ पे Q4 है मान लो, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर और एक फोर्स लगाएगा। सिंपल है, बहुत समझने में इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा ये Q1 है। ठीक उसी तरीके से और भी अगर चार्जेस हो तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, हर बार हर एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, कूलॉम लॉ लगा के हम वो निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे। क्या सम करेंगे, वेक्टर सम। वेक्टर याद आ रहा है, किसी ज़माने में 11 नाम का एक क्लास हुआ करता था, याद करो। अरे हाँ, याद आया, किसी समय 10 के बाद आता था वो क्लास, उस क्लास में पढ़ाई नहीं होता था, वो क्लास मस्ती के लिए था, इसीलिए याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 11 में एक क्लास था वेक्टर, जिसमें वेक्टर सम के बारे में एक चैप्टर है वेक्टर तो इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स होगा, हर एक चार्ज द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, जो कि हम कूलॉम्स लॉ से निकालेंगे, बार बार कूलॉम लॉ अप्लाई करके निकालेंगे, फिर हर बार फोर्स जो निकलेगा हर फोर्स का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो दो लॉ लगाना है, कूलॉम्स लॉ लगाना है, फिर क्या लगाना है, वेक्टर लॉ लगाना है, वेक्टर सम करना है। ये दो करके हम किसी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा, सारा कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, हर फोर्स हर बार वैसे ही करेंगे। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन 1 होगा फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 वेक्टर सम प्लस फोर्स ऑन 1/4 वेक्टर, ऐसे करके चलता जाएगा। फोर्स ऑन 1/n, अगर n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस, देन फोर्स ऑन Q1। if there are n charges, force on Q1 होगा फोर्स ऑन Q1 होगा, सारा जो फोर्स है उसका वेक्टर सम यानी सिंपल कर देते हैं। मान लो कि ये इसके ऊपर ये इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये दो है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक बार कूलॉम लॉ लगा के ये फोर्स निकालना होगा, फिर से कूलॉम लॉ लगा के ये फोर्स निकालना होगा, दो फोर्स निकल गया, फिर इसको वेक्टर सम कर देना है, फिर इसको वेक्टर फार्मूला में डाल देना है। मान लो कि ये यहाँ पे एंगल है थीटा, तो वेक्टर फार्मूला क्या होगा, √F12 का स्क्वायर फिर F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 213 कॉस थीटा, ये होगा टोटल फोर्स अगर दो चार्ज हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा चीज़ है, सारा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जोड़ देना है। ठीक है, मिटा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो चले मितवा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कितना बुरा गाता हूँ ना मैं, माफ़ करना यार, वीडियो बदल मत देना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर देखो, फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स है और डिस्टेंस है r, तो फोर्स r स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है, मान लो कि ये r है, ये f है, r है 1 मीटर, तो फोर्स होगा, अगर मान लो f है फोर्स, अगर r को 2 मीटर कर दें तो फोर्स F/4 हो जाएगा, r को 3 मीटर कर दें तो F फोर्स/9 हो जाएगा। क्यों,
ऐसे करके चेंज होता जाएगा। ये इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स है K Q1 Q2 इंटू 1/r²। ये इसको साइड में रखते हैं। तो F R अगर 1 हो तो फोर्स मान लो F है, R को डबल कर दिया गया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। R को 3 कर दो, 3 मीटर, तो 3 गुना कर दिया है हमने, पहले 1 मीटर था अभी 3, तो फोर्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स घट जाएगा। फोर्स को अगर हम 4 मीटर कर दें तो पहले 1 था फिर 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी फोर्स 16 टाइम्स घट जाएगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, और एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। वो क्या है? वो ये है, बहुत सिंपल सा है। इसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजीली सम कर पाओगे। क्या? मान लो कि डिस्टेंस है R1 और फोर्स है F1। अभी डिस्टेंस है R2 और फोर्स है F2। F डबल डैश मानते हैं इसको, F और इसको F डैश मानते हैं, ठीक है। तो पहले फोर्स होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R1², और फिर फोर्स क्या होगा K Q1 Q2 बाई R2²। अगर F1 बाई F2 करें, F बाई F डैश करें तो क्या होगा? पूरा कट जाएगा K Q1 Q2, सिर्फ आएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। यानी पहले का फोर्स डिवाइडेड बाई दूसरे का मतलब बाद का फोर्स इक्वल टू बाद का डिस्टेंस बाई पहले का डिस्टेंस, उसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप बैठा के पहले और बाद का फोर्स निकाल सकते हो। अगर K Q1 Q2 मीडियम सेम रहे और चार्जेस सेम रहे, 2 बार फोर्स निकालना हो, एक बार R1 के लिए फिर एक बार R2 के लिए, अगर डिस्टेंस बदल दे तो इस फॉर्मूला में आप बैठा के निकाल सकते हो, ठीक है। जो पहले वाला बताया उससे भी कर सकते हो। फोर्स दुगना हो जाए, सॉरी डिस्टेंस दुगना हो जाए तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस 3 गुना हो जाए तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर डिस्टेंस आधा हो जाए डिस्टेंस हो जाए R/2, तो R/2 का स्क्वायर कितना होगा? R/4, R²/4। तो यहाँ पे अगर 4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा तो बढ़ जाएगा फोर्स 4 गुना, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। ग्राफ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ, नीट में भी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस जगह से, और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। बोर्ड्स में भी R और F के बीच जो फोर्स है, मतलब सॉरी F और R का जो ग्राफ है, उससे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट IIT JEE में भी पूछा जाता है। यहाँ से 2 ग्राफ बनता है। पहला है F वर्सेस R, ये ग्राफ बहुत ध्यान से देखो। इस साइड हमने R को प्लॉट किया है, इस साइड हमने F को प्लॉट किया है। क्या है? 2 चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस है R, और फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएं या डिस्टेंस को घटाएं तो फोर्स भी बढ़ेगा घटेगा। यानी R को अगर जब चेंज करो तो फोर्स भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। अगर हम R को चेंज करते जाएं, यानी 2 चार्ज के बीच अगर हम डिस्टेंस को बदलते जाएं तो फोर्स भी बदलता जाएगा। तो कितना वेरिएबल हुआ? 2 वेरिएबल, R एंड F, R एंड F, R एंड F। तो अगर प्लॉट कर तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखो ग्राफ बनाने का सबसे ईजी तरीका मैं बताता हूँ। पहले जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करो। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, ठीक है। पहले सोचो कि F 0 कब होगा। ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूं। पहले आपको सोचना होगा कि F कब 0 होगा। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो F घटता जाएगा। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स घटता जाएगा। डिस्टेंस को आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओगे, फोर्स
तेज़ी से घटता जाएगा, क्योंकि हमको पता है कूलम्ब्स लॉ से कि डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स कम होता है। तो फोर्स को अगर मैं ज़ीरो सोचना चाहूँ तो क्या सोचूंगा, डिस्टेंस को ज़्यादा सोचूंगा। अच्छा सोचो, डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हो चार्ज के बीच, डिस्टेंस को मैं ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स घटता जाएगा, छोटा होता है, फोर्स वीक होता जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ता गया, फोर्स घटता गया, डिस्टेंस बढ़ता गया, फोर्स घटता गया। तो डिस्टेंस जैसे जैसे घटता जाएगा डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स वैसे वैसे घटता जाएगा। पर एक बात याद रखना, फोर्स कभी ज़ीरो नहीं होगा। फोर्स कभी ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर कितना भी बड़ा हो, आर स्क्वायर छोटा हो जाएगा पर विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं होगा। आर कितना भी बड़ा हो, 1/r स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा पर कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये टर्म कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, हालांकि बहुत कम आएगा, बहुत छोटे से छोटा आएगा पर कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो अगर नहीं होगा तो ये घटता घटता ऐसे चलता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा फोर्स घटता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा ऐसे करके, जैसे रोलर कोस्टर पे होता है वैसे नीचे उतरता जाएगा। पहले बड़ा था फिर छोटा होता जाएगा, पर ये चलता ही जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा पर कभी भी टच नहीं करेगा एक्सिस को, कभी भी एक्सिस को, इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हो गया। अभी सोचो आर को ज़ीरो, एक बार फोर्स को ज़ीरो सोच लिया हमने, अभी हम आर को ज़ीरो सोचेंगे। जैसे अगर मैं आर को छोटा कर दूं, आर को छोटा करूं, ज़ीरो नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, फिर ज़ीरो यानी एक से दूसरे को घुसा देना, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा देना, वैसा नहीं होता है कभी भी। फोर्स को हम डिस्टेंस को बहुत कम कर सकते हैं पर डिस्टेंस को ज़ीरो नहीं कर सकते। जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाएगा फोर्स पावरफुल होता जाएगा, डिस्टेंस घटाओ फोर्स पावरफुल, डिस्टेंस घटाओ फोर्स पावरफुल, यानी जैसे जैसे आप दोनों चार्ज को पास लाते जाओगे फोर्स बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे ये आर घटेगा फोर्स बढ़ेगा, आर घटा फोर्स बढ़ा, आर घटा डिस्टेंस कम हुआ फोर्स ज़्यादा हुआ, यानी ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा ऐसे करके। दोनों को मिला देंगे, अभी ये चलता ही जाएगा, ये भी कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, याद रखना है। इस एक्सिस को ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स इनफाइनाइटली बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस कभी भी एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, यानी फोर्स इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ये आर को हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते, यानी एकदम पास नहीं ला सकते, और इसलिए फोर्स ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और इस साइड घटता जाएगा, डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ वी आर ग्राफ। ये आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है। अभी अगला पॉइंट, और एक ग्राफ आता है, यहाँ से और एक ग्राफ आता है। ग्राफ आता है कि वी एफ वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ आता है, एफ वर्सेस 1/r स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बच्चों को डिफिकल्टी होगा समझने में। यहाँ पे हम इस एक्सिस के ऊपर हम 1/r स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इस एक्सिस के ऊपर 1/r स्क्वायर का वैल्यू पुट किया जाएगा, r का वैल्यू पुट नहीं किया जाएगा, r का वैल्यू पुट नहीं किया जाएगा। मतलब समझाते हैं। Q1 Q2, ठीक है, डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर है, ठीक है, r F इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 1/r स्क्वायर। इसको मैं इजीली बता सकता हूँ, जैसे कि ये एक अपने आप में इसको एक वेरिएबल मानो, r वेरिएबल नहीं है, r वेरिएबल नहीं है, 1/r स्क्वायर वेरिएबल है। यानी r का वैल्यू बैठाओ, फिर 1/r स्क्वायर का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे प्लॉट करो। तो ये अपने आप में पूरा एक वेरिएबल हो गया, इसको हम x मान के चलते हैं, और ये है एक वेरिएबल, इसको हम y मान के चलते हैं, और ये है कांस्टेंट, इसको m मान के चलते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा,
y इक्वल टू एम एक्स टाइप। ये है एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होके गुजरता है। स्ट्रेट लाइन 1/r² जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। देखो इस क्वांटिटी का वैल्यू 1/r² का वैल्यू अगर बढ़ता जाए तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। 1/r² का वैल्यू अगर बढ़ता जाए यानी r का वैल्यू घटता जाए, 1/r² का वैल्यू दुगना हो गया तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा। 1/r² का वैल्यू 5 गुना हो गया तो ये भी 5 गुना हो गया। ये भी 10 गुना हो गया तो ये भी, तो यानी ये जितना बड़ा होता जाएगा ये भी उतना बड़ा होता जाएगा। यानी ये अगर बढ़ता जाए तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी ग्राफ ऐसे होगा, 1/r² बढ़ता गया फोर्स बढ़ता जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। पर ये ओरिजिन को कभी टच नहीं करेगा क्योंकि फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है और 1/r² भी कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि r को आप कितना भी बढ़ाओ 1/r² का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ओके ओके, अभी देखो इसको समझाते हैं। ये तो सिंपल हो गया, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाते हैं अभी। मान लो कभी r था 1 तो 1/r² 1 और f भी, f को f मान के चलते हैं, ठीक है। अभी 1/r² 2 हो गया है तो f हो जाएगा 2f। 1/r² का वैल्यू 3 हो गया तो f हो गया 3f। 1/r² का वैल्यू 4 हो गया है तो f हो जाएगा 4f। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1/√2 हो गया। पहले 1 मीटर था, अभी 1/√2 मीटर हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस 1/√3 मीटर हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस 1/√4 मीटर हो गया है। यानी पहले डिस्टेंस था 1 मीटर तो फोर्स था f, अभी डिस्टेंस 1/√2 मीटर हो गया है। ये 1 मीटर था मान लो, अभी 1/√2 मीटर हो गया है। डिस्टेंस अगर 1/√2 हो तो r² होगा 1/2 और 1/r² होगा 2, तो 1/r² दुगना हो गया है। फोर्स पहले 1 मीटर था, अभी 1/√2 हो गया है तो फोर्स दुगना हो गया, सॉरी 1/r² दुगना हो गया, फोर्स भी दुगना हो गया। यानी ये पास आता जा रहा है, ये 1/√3 है, फिर ये 1/√4 होगा। देखो 1/r² 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो r क्या हुआ? r पहले था 1, फिर 1/√2, फिर 1/√3, फिर 1/√4, यानी r छोटा होता जा रहा है, यानी चार्जेस नज़दीक आ रहा है, 1/r² बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है, 1/r² बड़ा होता जा रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है। फिर से रिपीट करते हैं अगर r छोटा हो तो 1/r² बड़ा होगा, नजदीक आ रहा है। r घट रहा है, 1/r² बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम किसके साथ किसका कर रहे हैं? फोर्स इक्वल टू k(q1 q2) इंटू 1/r²। इसको अपने आप में एक वेरिएबल के तौर पे सोचना है, इसको y मानो, इसको x मानो, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx टाइप एक इक्वेशन आएगा जो स्ट्रेट लाइन से होके गुजरता है। ये है इसका मतलब। सिर्फ पहला बार क्या था? f इंटू r का था, इस बार क्या हुआ? f इंटू 1/r²। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। पिछला बार r बढ़ने के साथ फोर्स घट रहा था, इस बार 1/r² बढ़ने के साथ यानी r घटने के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है। 1/r² जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स वैसे वैसे बढ़ेगा। दिस इज द होल थिंग। ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है बोर्ड में, जेई में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, सब आ सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बार बार रिपीट करके देखना। सिर्फ समझना कि वेरिएबल बदल गया है, एक पहले r था, अभी 1/r²। यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम 1/r² का वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे r छोटा होता जाएगा ना, r घटता जाएगा तो 1/r² से बढ़ता जाएगा, इसलिए फोर्स बढ़ रहा है। r घट रहा है, 1/r² बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ r f वर्सेस 1/r²।
हो गया खत्म, हो गया खत्म, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, तो ये 2 बोर्ड्स का क्वेश्चन था। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो चले मितवा, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मितवा, हमारा अगला पॉइंट है वा, अगला पॉइंट है वा मितवा, अगला पॉइंट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसका पूरा मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पर आई विल रिक्वेस्ट प्लीज 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 लिखना प्रैक्टिस करो। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अपने हाथों से, अरे भाई काम करो, काम वर्क खुद से करो, आलसी कहीं के। अपने हाथों से नोट बनाओ, बार बार बनाओ, सोचो। जितना ज़्यादा एक्टिविटी रहेगा, जितना ज़्यादा एक्टिविटी रहेगा उतना अच्छा है। कॉन्फिडेंस, एक्टिविटी, एनर्जी, ये सब चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, भूल जाओ। देखो कूलम्स, सॉरी वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ। देखो अगर मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखूँ F = 5 न्यूटन, इससे समझ में क्या आता है कि एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन। ओके, एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन। पर अगर इससे क्या डायरेक्शन पता चलता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है? इससे क्या ये पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में है? नहीं पता चलता है। पर अभी अगर मैं लिखूं ऐसा, तो अभी क्या पता चलता है? ऑफ कोर्स पता चलता है। हमें पता चलता है एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो एक्स एक्सिस बराबर है, कि कौन एक्सिस बराबर है? एक्स एक्सिस, क्योंकि आई लगा दिया है मैंने। अगर मैं लिखूं एक फोर्स है 5J, तो ये होगा वाई एक्सिस बराबर फोर्स। अगर मैं लिखूं F = 5K, तो क्या हो जाएगा? ये जेड एक्सिस बराबर हो जाएगा। यानी ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। यानी वेक्टर फॉर्म वो फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मालूम पड़ता है, डायरेक्शन एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस, सिर्फ एक्सप्रेशन में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। वेक्टर फॉर्म यानी एक ऐसे फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता चले। सिर्फ लिखने का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा, घबराओ मत। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर वेक्टर, देखो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हमने एक यूनिट वेक्टर लगाया है, एक यूनिट वेक्टर। ओनली ऐड ए यूनिट वेक्टर, एक सिर्फ यूनिट वेक्टर को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक यूनिट वेक्टर को ऐड करना है हमें। किस डायरेक्शन में ऐड करना है? जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली फोर्स होगा उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। मान लो कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है और F = 5, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है A, तो मैं यहाँ पे A लगा दूंगा। तो इससे पता चलेगा कि एक फोर्स है जो जिसका है 5 न्यूटन और जो A डायरेक्शन में है। तो हमको सिर्फ इतना करना है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि एक यूनिट वेक्टर डाल दो। एक छोटा सा, एक नन्ना सा मुन्ना सा यूनिट वेक्टर वहाँ पे, छोटा सा वेक्टर को वहाँ पे लगा दो तो काम हो जाएगा। बस वो छोटा सा नन्ना सा यूनिट वेक्टर मिलेगा कहाँ? अभी तो हमको और आपको, you and I know that this unit vector is along x-axis, this unit vector is along y-axis, and also this vector is along z-axis. But how do we come to know if I don't have any vector in that direction? Force may not be in either x-axis or y-axis or z-axis. Force तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा? अभी तो x, y, z, i, j के पता है, इसलिए हमने लगा दिया है। फोर्स अगर ना हो, बताता हूँ।
तो इतना याद रखना है, किसी भी वेक्टर को, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक यूनिट वेक्टर को लगा देना है, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर होना चाहिए उसी डायरेक्शन में। और प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें पता है कि आई एक्स एक्सिस बराबर आई, वाई एक्सिस बराबर जे और जेड एक्सिस बराबर के, पर बॉस किसी भी डायरेक्शन हो सकता है फोर्स का, क्या करेंगे? तो हमको वही प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को अभी मैं सॉल्व करूंगा। अभी समझ में आ गया? देखो, जब मैं ऐसे लिखता हूं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का। क्या बताता है? कि फोर्स का वैल्यू कितना है, कूलम्स लॉ। अभी हमको क्या करना है, उसका एक यूनिट वेक्टर लाना है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में क्या करना होगा, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, मान लो, ठीक है। बहुत सिंपल है, घबराना मत, एकदम इजी है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F21 F ऑन 2 बाई 1, और ये फोर्स क्या हो जाएगा, F ऑन 1 बाई 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, ये है, और इसका वैल्यू कितना है, ये है। अभी हमको, अगर मैं ये फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहूं तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। किस डायरेक्शन में? ये फोर्स जिस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, अभी बताते हैं, एकदम सिंपल है। देखो, वेक्टर जो चैप्टर था, किसी जमाने में 10 के बाद आता था एक क्लास जिसमें एक चैप्टर था वेक्टर, उसमें ये बताया गया था कि अगर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं अभी के लिए, ये जो वेक्टर होगा, ये होगा ये वाला माइनस ये वाला, ये वाला माइनस ये वाला, यानी इसको R2 मानो क्योंकि Q2 के लिए है, और इसको R1 मानो तो ये होगा R2 माइनस R1 वेक्टर। यानी इस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर मिल गया है बॉस। क्या मिल गया है? R2 माइनस R1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है, ठीक है। पर ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर तो मिल गया बॉस। यूनिट वेक्टर कैसे करें? बहुत सिंपल है, इसका इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो उस वेक्टर को, ये वाला वेक्टर, अच्छा फिर से बताते हैं, तो वेक्टर चैप्टर में था ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला। किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, अगर दो साइड सेम ऑर्डर में हो, ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों को ऐड करके ये मिलेगा, इसको ऐड करके ये मिलेगा। तो इससे अगर इसको माइनस कर दो तो ये आएगा। तो ये वाला वेक्टर है ये वाला, और उसी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये है, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर अलोंग F21। बॉस यहाँ पे महाराज, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बैठाना है एक, यहाँ पे इसको बैठा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को बैठा देना है, ठीक है। समझ में आ गया? इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इस डायरेक्शन में ये वेक्टर हमारे पास है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये तो एक वेक्टर है ना, ये है ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R1। और उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अभी इसको उठा के ऐसे करके यहाँ पे बैठा दो, इस नन्हे से वेक्टर को ऐसे यहाँ पे बैठा देना है हमें, तो बन जाएगा। अभी वेक्टर साइन लगा देंगे, अच्छा वेक्टर साइन बाद में लगाते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी यूनिट वेक्टर बैठा दो, मॉड ऑफ R2 माइनस मॉड ऑफ R1 हो गया। अभी देखो, मॉड ऑफ R2 माइनस मॉड ऑफ R1 एक्चुअली है क्या, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मॉड ऑफ R है, तो ये वाला यहाँ पे मॉड ऑफ R आएगा,
यानी और एक बार r आ जाएगा, ये इसका वैल्यू है इससे बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ r का होल क्यूब, ये मॉड ऑफ r आएगा, ये वाला मॉड ऑफ r का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे r2 माइनस r1। थक गया भाई मैं, माफ करो। देखो तो वेक्टर फॉर्म आ गया है, वेक्टर फॉर्म आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ऊपर ऊपर लिखना है वेक्टर फॉर्म को मुझे। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, f on 2/1 इक्वल टू k q1 q2 बाई r क्यूब, यहाँ पे r2 माइनस r1। इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे वेक्टर साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये वेक्टर है, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यहाँ पे तो 3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो r, इसका वैल्यू तो r आएगा ना, यहाँ पे तो और एक r आ जाएगा, तो r कट जाएगा, ये वाला क्या होगा, या इसका वैल्यू r होगा ना, r2 माइनस r1 अगर करोगे तो ये r आएगा, तो यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा है तो r कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया F2/1। अगर मैं ये वाला फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या करूँगा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, F(1)/2 इक्वल टू माइनस F(2)/, एक माइनस लगा दो, यहाँ पे एक माइनस लगा दोगे तो ये r1 इस साइड आ जाएगा, k q1 q2 बाई r क्यूब r1 माइनस r2 हो जाएगा, एक माइनस लगा देना है बस, ठीक है, समझ में आ गया। देखो याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है, 2 1 2 माइनस 1, 2 के ऊपर 1 के द्वारा फोर्स, यानी ये वाला माइनस ये वाला, 2 के ऊपर ऐसे विजुअलाइज करना है, ठीक है, विजुअलाइज बहुत इजी हो जाएगा, आई गारंटी यू, प्रैक्टिस दिस। F(1)/1 ये वाला, यानी ये वाला माइनस ये वाला याद रखना है, r2 माइनस r1, और अगर 1/2 हो, ये वाला फोर्स हो, तो r1 माइनस r2, देखो r1 माइनस r2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिख लो लिख लो लिख लो। आपको बस बार बार ये सोचना है कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लाना है और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लाना है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके इजी कर देता हूँ। देखो बच्चों बहुत सिंपल है ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये होगा अगर R2 है और ये अगर R1 है पोजीशन वेक्टर, तो ये वाला होगा, ये वाला वेक्टर होगा R2 माइनस R1, ट्राइंगल लॉ से आता है, उसी के मॉड्यूलस से अगर इसको डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अभी फोर्स के साथ उस यूनिट वेक्टर को लगा देना है, ये मैग्नीट्यूड है, इसके साथ अगर आप इस यूनिट वेक्टर को बैठा दो तो ये वेक्टर बन गया। अभी वेक्टर साइन लगा दो तो पता चल गया कि ये वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ये और इसका डायरेक्शन ये, डायरेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस। ओके, मूविंग ऑन। परमिशन देते हो, ठीक है, चलो। हाँ भाई आप तो महाराज हो, हम तो प्रजा हैं, भाई आप तो राजा हो, आप जो बोलोगे वो तो करना होगा। देखो अभी हम करेंगे, और एक पॉइंट है, कर लें, छोटा सा पॉइंट है, कंपैरिजन विद ग्रेविटी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमको कंपेयर करना है। तो प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक नंबर, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटी का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटी भी इनवर्स स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी दोनों 1 बाई आर स्क्वायर के साथ साथ घटता प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के साथ, मतलब आर को डबल कर दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/4 हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 1/4 हो जाएगा। दिस इज द सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल force is only attractive while the electrostatic force can be attractive and repulsive। ये अट्रैक्टिव हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल में दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती है, वो कभी रिपेल नहीं करती है। तो ग्रेविटेशन में रिपल्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ओके, 2 नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium, does not depend on medium। electrostatic force depends on मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको आप किसी भी दो मास को आप किसी भी मीडियम में रखो, वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। पर अगर 2 चार्ज को मैं वैक्यूम में रखूं, फिर इसी 2 चार्ज को इसी डिस्टेंस में पानी में रखूं या फिर दूसरे किसी मीडियम में रखूं, तो फोर्स अलग अलग आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम वाइल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डिसिमिलैरिटी है यानी डिफरेंस है। तो एक सिमिलैरिटी, 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंट। दिस इज इट, द कंपैरिजन विद ग्रेविटी। अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर और एक सवाल न्यूमेरिकल ले लेंगे, बोर्ड में एक बार पूछा गया था। कंपेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल ME, एक होगा रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सिव होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्शनल फोर्स होगा। कुछ क्वांटिटीज हैं, तो हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, कंपेयर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन and electrostatic repulsion between 2 electrons. Compare the gravitational attraction and electrostatic repulsion between 2 electrons. 2 electrons के बीच gravitational attraction, क्योंकि दोनों का मास है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगी ग्रेविटेशनल, और दोनों में चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करेगी। तो 2 फोर्स हो गया, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन। हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। कुछ यूनिट्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि G = 6.67 × 10⁻⁻11, K यानी 1/4πε0, 4πε0 का वैल्यू है 9 × 10⁻9। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये सारा डेटा काम आएगा। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, कितना होगा k q1 q2 बाई r², और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर k f ग्रेविटेशनल क्या होगा g m1 m2 बाई r²। अभी f e बाई एफ जी अगर करें हम, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, r² कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कुछ भी हो, बाद दोनों में r² कट जाएगा। तो इसमें आएगा k q1 q2 बाई, इसमें आएगा g m1 इंटू m2। इसमें q1 और q2 का वैल्यू सेम है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, क्योंकि m1 और m2 दोनों इलेक्ट्रॉन का मास है। और यहाँ पे सारा वैल्यू अगर बैठाओ, देखो k e g m, यहाँ पे 4 वैल्यू है, अगर हम चारों बैठा दें तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42। आपको ऑप्शन, अगर MCQ हो तो ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन में जाना होगा, 10⁻40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको वो चूज़ करना है, एग्जैक्टली अगर 42 हो तो वही चूज़ करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ, दोनों फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका कंपैरिजन है। ये बोर्ड में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने करा दिया है। आप यही प्रॉब्लम को 2 प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करो, काम करो, खुद से करो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। काम, वर्क नाम का एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है वर्क, इसका मतलब है काम करना, खुद से करना, ठीक है। अपने हाथों से ये। एनीवे, आई एम जस्ट जोकिंग। अब आप तो करते होगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, आई एम श्योर। तो ऑफेंड मत होना यार, ठीक है, गुस्सा मत होना। आपको न्यूमेरिकल्स करना है बहुत सारा, मैं तो बस कैटेगोरिकली कुछ सम्स कर रहा हूँ। आप पहले इजी सम से करिए, फिर डिफ़िकल्ट सम की तरफ आप धीरे धीरे जा सकते हैं। तो दिस इज़ इट, मिटा देते हैं। 2 प्रोटॉन के लिए सेम एक सम है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है, सेम टाइप से होगा, सिर्फ मास बदल जाएगा, क्योंकि चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो मास जब बदल जाएगा तो थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा अलग आएगा आंसर, ठीक है। एनीवे, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके तरफ। कुछ सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन, टू द सम ऑफ 2 चार्जेस is 7 microcoulomb and distance is 1 meter. Distance is 1 meter. Sorry, distance is 30 semi. Distance is 30 semi. They repel with 1 Newton force. They repel with 1 Newton force. Calculate each charge. दो चार्ज है, दोनों को मिला के बनता है 7 माइक्रोकूलम। कितना बनता है? 7 माइक्रोकूलम। और दोनों 30 सेमी डिस्टेंस में रखा गया, कितना? 30 सेमी। हमें कौन कितना है पता नहीं है, ये कितना है, ये कितना है पता नहीं है, पर ये पता है दोनों को मिला के बनता है 7 माइक्रोकूलम। दोनों 30 सेमी अपार्ट है और दोनों में फोर्स है 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है कि ये और ये कितना है, दोनों कितना है, दोनों को मिला के 7 न्यूटन, 30 सेमी अपार्ट, 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक लेते हैं Q, Q1 को लेते हैं Q माइक्रोकूलम, Q2 को लेते हैं 7 - Q माइक्रोकूलम,
R होगा 0.3 मीटर, 30 सेमी यानी 0.2 मीटर, और फोर्स है 1 न्यूटन। अभी सारा डेटा को बैठा दो इस इक्वेशन में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में बैठा दो। 1 न्यूटन बैठ गया यहाँ पे, 9 इंटू 10⁹ के का वैल्यू, Q1 है Q और Q2 है 7 माइनस Q, दोनों माइक्रो यानी 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻6, याद रखना माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻6। तो दोनों माइक्रो, ये भी माइक्रो ये भी माइक्रो, -6 -12 और यहाँ पे अच्छा 0.3 का होल स्क्वायर यानी 0.9 कर देते हैं इसको एक ही बार में, 0.09। ओके यहाँ से हमको Q का वैल्यू निकालना है। देखो 10 माइनस कितना बचा यहाँ पे, 10⁻⁻3, ठीक है। तो क्या होगा 1 इक्वल टू 9 इंटू Q इंटू 7 माइनस Q 10⁻⁻3, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं इसको, ये कट जाएगा और ये फिर से 2 0 1 0 10⁻⁻1 बचा। तो क्या हो गया 1 इक्वल टू Q इंटू 7 माइनस Q बाई 10⁻⁻1 यानी 10। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड अगर हम करें तो Q इंटू 7 माइनस Q इक्वल टू 10, फिर 7Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 10, यानी इस साइड लेके जाएं तो Q स्क्वायर माइनस 7Q प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करो, Q माइनस 5 इंटू Q माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू आइदर 5 और Q इक्वल टू 2। Q इक्वल टू आइदर 5 इक्वल टू दोनों माइक्रो कूलम में आएगा, यानी एक है 5 माइक्रो कूलम और एक है 2 माइक्रो कूलम, दोनों को जोड़ दो तो 7 आ जाएगा। सिंपल, सिर्फ कूलम लॉ में बैठा दिया गया। एक बार बता देते हैं, दोनों मिला के 7 माइक्रो कूलम है, कितना है पता नहीं है, दोनों मिला के 7 माइक्रो कूलम, 30 सेमी अपार्ट है, कितना 30 सेमी अपार्ट, फोर्स कितना है 1 न्यूटन। तो एक बार क्वांटिटीज लिख लेना और फार्मूला में बैठा देना, फिर जो अननोन है वो निकल जाएगा, जो अननोन है निकल जाएगा। सिंपल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एक बार आप देख लो, बहुत सिंपल है। मिटा देते हैं, अगला सम करते हैं, अगला सम करते हैं। ये बोर्ड में पूछा गया था, सारा सवाल बोर्ड्स के हैं, सारे सवाल ऐसा एग्जैक्टली ये सवाल नहीं आएगा, इस टाइप का सवाल आएगा। तो हर पैटर्न में आप सवाल करते जाना। आई विल रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट डू एसेलेरा देन मूव ऑन टू। अगर आप एसेलेरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ठीक ठाक रहता है, मतलब इजी से डिफ़िकल्ट, और हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग एक्सरसाइज बनाया गया है। तो एसेलेरा इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस। इफ़ यू वांट टू गो अहेड यू कैन गो आल्सो, यू कैन डू HC वर्मा। HC वर्मा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उससे पहले आप नीट और IIT JEE के जो बुक्स आते हैं मार्केट पे, वो सारे बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर आपको याद रखना है कि हर एक पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पैटर्न आप जितना ज़्यादा कवर करोगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब मार्क्स का, क्योंकि उसी पैटर्न में अगर आ जाए तो आप कर सकोगे। तो ज़्यादा एक पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल करने का ज़रूरत नहीं है, हर पैटर्न के ऊपर 4 या 5 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न कवर करना है आपको, ठीक है। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है एक ट्राइंगल है, -3 माइक्रो कूलम है, BC, -3 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे A, यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम है। A in the graph, in the diagram there are 3 charges -3 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम,
plus 2 microcoulomb in the vertices, at the vertices B, C and A. Find the charge at the midpoint of BC so that charge at A will be in equilibrium. ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो डायग्राम है ये 20 सेमी है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट है BC के बीचों बीच, इसको D मानते हैं। यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है। हमें BC के बीचों बीच, और ये 20 सेमी का एक है ट्राइंगल, हमें BC के बीचों बीच एक चार्ज रखना है, ऐसा चार्ज रखना है, ऐसा चार्ज, ताकि ये जो A पे जो चार्ज है वो A पे जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल, यानी उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो, यानी वो अपने जगह से ना हिले, यानी इसके ऊपर इसका और इसका टोटल फोर्स 0 हो। यहाँ पे हमको एक ऐसा चार्ज बैठाना है ताकि इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो, यानी ये इक्विलिब्रियम में हो, यानी वो अपनी जगह से ना हिले। अपनी जगह से कब नहीं हिलेगा? जब किसी चीज़ के ऊपर टोटल फोर्स 0 होता है, तब वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं, फिर करेंगे बाद में। ये जो दोनों चार्ज है, ये और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि ये दोनों मिलकर ऐसे करके इसको खींच के उतारेगा, ऐसे करके खींच के दोनों खींचेगा, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा। ऐसे करके दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा। हमें यहाँ पे एक ऐसा चार्ज रखना है ताकि ये चार्ज इसको रिपेल करे और इस साइड फोर्स हो, और ये फोर्स बराबर हो। ये दो इसको ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके खींचेगा, और ये बोलेगा नहीं नहीं, ऐसे करके ऐसे बोलेगा पकड़ के रखेगा ऐसे करके, और ये दो ऐसे करके खींच के नीचे उतारना चाहेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीचों बीच होगा, और इसके ऊपर रिपल्शन, यानी यहाँ पे प्लस क्यू रखना है, बहुत सिंपल है, यानी ये प्लस है, ये प्लस, तो रिपेल करेगा, और ये फोर्स रिपल्शन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उससे बराबर होगा। ये है कॉन्सेप्ट। ये क्या है? कॉन्सेप्ट। हर सवाल जब आप करो तो पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, डेटा के बारे में भूल जाओ कि डेटा है कोई 1 2 3 4, कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ इतना सोचो कि घटना जो घट रहा है वो क्या है, सिर्फ इमेजिन करो क्या है। ये दो इसको उतारना चाहेगा और ये इसको ऊपर ढकेलेगा, दोनों मिलकर 0। इसको अगर हम प्लस करें तो तीनों नीचे उतारेगा, बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम जो रखेंगे ये ऊपर ढकेलेगा और ये दो नीचे उतारना चाहेगा, तो ऐसे करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट, नो डेटा। पहले अपने दिमाग में बहुत ठंडे दिमाग से उसको सोचो, कॉन्सेप्ट बनाओ कि हाँ बस ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो ये होने से ये होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया, अभी इक्वेशन में आ जाओ। कॉन्सेप्ट के बाद इक्वेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट कितना होता है निकालेंगे। अच्छा, चीज़ों को इजी रखने के लिए इसको F मानो और इसको F मानो, ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अभी हम F मान के चलेंगे, तो क्या होगा वैल्यू, F का वैल्यू होगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, F डैश अगर हम मान के चलें तो √ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा, cos 60 डिग्री हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर प्लस
3f² इंटू हाफ, सॉरी 2f² इंटू हाफ, तो कट जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3f² यानी f√3, f√3, ठीक है। यानी ये अगर f हो, ये f हो, तो ये हो जाएगा f√3, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर ये साइड a है तो ये वाला होगा a√3/2, ये जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका और इसका फोर्स कितना होगा, इसका और इसका फोर्स कितना होगा, अच्छा F कितना होगा, F हम साइड में निकाल के रखते हैं, F होगा कि 2 माइक्रोकूलम इन 3 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 -12, क्योंकि माइक्रो दो बार -3 -3 -6 -6 -12 और लास्ट में a² दे दो। अभी a का वैल्यू 20 से भी मत बैठाओ, वो कट जाएगा लास्ट में। ये जो डिस्टेंस ये a है, ये a है, तो फोर्स F कितना होगा कि Q1 Q2/r², a², ठीक है। ओके ओके, अभी इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, इन दोनों के बीच फोर्स होगा F डबल डैश, अगर हम निकालें तो K 2 माइक्रोकूलम इंटू Q माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻12, हम इसको माइक्रोकूलम मान के चलते हैं, और a² यानी a√3/2 का स्क्वायर, यानी ये क्या कितना आएगा, K इंटू 2Q इंटू 10⁻⁻12/a², ये 4 ऊपर जाएगा, 4/3, ठीक है। तो ये अगर ये F और ये F हो तो F होगा इतना और दोनों का रिजल्टेंट होगा f√3, यानी दोनों का रिजल्टेंट होगा, इसके साथ एक f√3 निकाल देंगे, इस f के साथ अगर मैं एक √3 बैठा दूं तो ये हो जाएगा f डैश, यानी दोनों का रिजल्टेंट, और f डबल डैश कितना होगा, ये होगा इसका और इसका रिपल्शन। समझ में आ गया, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ये वाला है इसका और इसका रिजल्टेंट, और ये वाला है इसका और इसका रिपल्शन, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो जाके बैलेंस होगा, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं, यानी इसके साथ मैं इसको अगर इक्वल कर दूं, इसको इक्वल कर दूं अगर इसके साथ, K इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12/a² इंटू √3, ठीक है। तो a² कट जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि मत बैठाओ, लास्ट में बैठाना। K कट जाएगा, -12 कट जाएगा 2 और 6 कट जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा लास्ट में, Q होगा 3√3/12, सॉरी 9√3, 3 3 9, 9√3/ ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम, ये होगा वैल्यू। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखो इसको F मानो, इसको F मानो, क्योंकि दोनों बराबर होगा, और F का वैल्यू होगा माइनस, अगर √3 को हटा दें तो F का वैल्यू होगा ये फोर्स, और ये फोर्स का वैल्यू होगा ये, और दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालो तो बीचों बीच होगा f√3, यानी इसके साथ एक f√3 लगा दो तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और इसका रिपल्शन कितना होगा, ये K Q1 Q2/r², अगर लेंथ है a तो ये होता है a√3/2, इसलिए ऐसा बैठाया मैंने। अभी ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, ये इसका और इसका रिपल्शन ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, क्लियर है, ओके। चलो, तो आज के लिए इतना ही। एक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, एक न्यूमेरिकल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें और भी सारा न्यूमेरिकल होगा। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और
अच्छा, एक सवाल मिस हो गया, वो मैं करा देता हूँ। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले ही सवाल आना चाहिए था पर आई एम सॉरी नहीं आया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। देखो बच्चों, एक सवाल आता है कि यहाँ पे एक पीथ बॉल है, यहाँ पे एक पीथ बॉल है, दोनों एक सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस, तो आपस में रिपेल करेगी। अगर बीच में एक प्लास्टिक शीट मैं घुसा दूँ, यहाँ पे यह है प्लास्टिक शीट, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, तो इन दोनों का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा। पहले रिपेल करता था प्लस क्यू मान लो, और ये प्लस क्यू है मान लो, रिपल्शन हो रहा था, ठीक है। फिर बीच में मैंने एक प्लास्टिक शीट को घुसा दिया है, तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक मतलब अपोज करती है, मीडियम उसको चेंज करती है। मीडियम, हर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अलग होता है। तो प्लास्टिक जब हमने इंसर्ट किया तो मीडियम थोड़ा सा बदल गया, आसपास वैक्यूम है पर थोड़ा सा प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक एक नया मीडियम है और मीडियम फोर्स को अफेक्ट करती है। तो पहले जो फोर्स हुआ करता था वो फोर्स नहीं होगा और थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक, जैसे एफ क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, और के को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन 0 नहीं, तो ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक। पहले था एप्सिलॉन 0, अभी हमने यहाँ पे प्लास्टिक घुसा दिया है, तो प्लास्टिक का परमिटिविटी वैक्यूम से थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लास्टिक का परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा होता है, यानी फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था पहले, अभी प्लास्टिक घुसाने से थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो फोर्स ये अगर बढ़ जाए तो फोर्स घट जाएगा, यानी ये थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक उस फोर्स को थोड़ा सा घटा देगा, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा, परमिटिविटी अगर बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, ये क्वेश्चन एक बार आया, पूछा गया था, ठीक है। ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, आई एम सॉरी, मिस हो गया है, इसलिए मैंने लास्ट में बता दिया है। तो लगभग सारे क्वेश्चंस, जितना सारा आता है बोर्ड लेवल को क्वेश्चन, इस टॉपिक से मैंने आपको कवर करवा दिया है। यू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस अदर सम्स। अगला वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो होगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर चलता जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ 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 शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टाटा।